हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस स्पेशल लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के बेसिक टॉपिक्स करा रहा हूं। तो ये टॉपिक्स जो आज मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं वो कौन कौन से हैं वो एक बार क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा हम आज के क्लास में आपको बताएंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन या क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशंस आपको दो प्रकार को देखने के मिलेंगे, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस आज की क्लास में हम करेंगे, इनफैक्ट दो ही करेंगे, दो नहीं तीन करेंगे। एक है आपका यूनिफॉर्म डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक है आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और एक है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे सबके संदर्भ में तीन चीज़ें हम अवश्य करेंगे। पहला चीज़ है मीन, मीन जिसको कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हो, है ना, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, मीन कहो या म्यू कहो या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कहो, है ना। ये क्या होता है, ये आपको मैंने बताया है, ये ऐसे डिफाइंड होता है, इट इज़ आइदर एक्स इनटू में पी एक्स, एक्स रनिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी व्हेन एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना, and this will be integration माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x fx dx, है ना। यहाँ pmf है px यहाँ पे और ये pdf है। दिस इज द केस व्हेन x इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये आपका मीन होता है। दूसरा मैंने आपको वेरिएंस बताया होगा। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को भी डिनोट बाय सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा एक्स स्क्वायर, या इसको VARX लिखते हैं, है ना। और ये होता है कुछ और नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी फंक्शन का निकालना है, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, जरूरी नहीं कि हमेशा x का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x का निकाल सकते हो। और उस केस में भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता विशेष, जहाँ पे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू x में यहाँ x लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं x और PDF से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं या फिर PMF से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, वैसे यहाँ पे x के पे बस GX लिख दोगे। मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा अपना वो होगा समेसन GX इंटू में PX, जहाँ x की जो वैल्यूज़ हैं दे विल रन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एंड दिस इज द केस व्हेन x इज, सॉरी यहाँ कैपिटल X लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी कैपिटल X लिखना पड़ेगा। तो x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, and in the case when x is continuous random variable you will have this x running from, and obviously provided that these summations, है ना, ये समेसन या फिर ये इंटीग्रेशन ये दोनों वो एग्जिस्ट करते हो, है ना। तो ये हमने सीखा है अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना स्टार्ट होने वाला है दैट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे सबका हम मीन निकालेंगे, सबका वेरिएंस निकालेंगे और सबका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, व्हाट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन? सो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल ऑफ आइदर टाइप, मतलब डिस्क्रीट या कंटिन्यूस कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, देन the moment generating function of x is denoted by mxt, ठीक है ना, and it is defined as, कैसे डिफाइंड होता है, mxt इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर tx, obviously provided the expected value of e to the power ts exists, ठीक है ना, in some interval for t, है ना। मतलब t का कोई इंटरवल होगा, t
किसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा होगा जिसके लिए ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए अगर, तो हम कहते हैं कि ये जो आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू, यही होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज नथिंग बट दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्रोवाइडेड दिस एग्जिस्ट। अब ऑब्वियसली अगर आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को ये डिफाइन कर रहे हो तो आपको दो केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे, द केस व्हेन एक्स इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड द केस व्हेन एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हर एक केस में जो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होगा डिफरेंट होगा। द केस व्हेन एक्स इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो पहले डिस्क्रीट का देख लेते हैं। इनफैक्ट मैं दोनों का एक साथ ही एक फॉर्म में लिख देता हूँ। दिस इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। सो दिस विल बी समेसन e to the power tx into में px, where summation runs from minus infinity to infinity provided x is discrete random variable। और बेटा अगर x आपका continuous random variable है तो it will be e to the power tx, ठीक है ना, and fxx, x running from minus infinity to infinity dx, obviously x is continuous random variable। और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है, ये जो px है this is नथिंग बट द पी एम एफ ऑफ एक्स, और यहाँ जो एफ एक्स एक्स लिखा है दिस इज नथिंग बट द पी डी एफ और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पी डी एफ ऑफ एक्स। एंड ऑब्वियसली जब भी मैं ये समेसन लिखूंगा या जब भी मैं ये इंटीग्रेशन लिखूंगा तो आपको पता है ये एक के दो नेसेसरी कंडीशन है कि ये दोनों एग्जिस्ट करें। मतलब अगर डिस्क्रीट की बात कर रहे हो तो ये एग्जिस्ट करे, कंटिन्यूस की बात कर रहे हो तो ये एग्जिस्ट करे। मतलब ऐसा नहीं कि ये सीरीज जो है डाइवर्जेंट हो जाए और ऐसा भी नहीं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाए। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेंगे, ओनली इन दैट केस विल बी टॉकिंग अबाउट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर ये नहीं एग्जिस्ट कर रहे तो फिर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए सीधा सा फंडा है, पहले चेक करो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो पीएमएफ दिया होगा, पीएमएफ को ई की पावर टी एक्स से मल्टीप्लाई करके समेसन लगा दो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर कंटिन्यूस टाइप का रैंडम वेरिएबल है तो पीडीएफ दिया होगा, और पीडीएफ को ई की पावर टी एक्स से मल्टीप्लाई करके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो ये अगर आप कर देंगे तो आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में विल बी कॉलिंग एम जी एफ, है ना, के जी एफ, एम जी एफ, इसको बोलेंगे एम जी एफ। ठीक है, एम जी एफ। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखना ध्यान से। द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल whose probability density is given by fx equals e to the power minus x for x greater than 0 and 0 elsewhere is what। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आएगा। अब आपको ये पता है कि भाई मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए आपको पहले चेक करना पड़ता है कि डिस्क्रीट टाइप का है कि कंटिन्यूस टाइप का रैंडम वेरिएबल है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ दिया हुआ है। तो अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। एम एक्स टी क्या था अपना, एम एक्स टी था बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स क्या होगा, दैट विल बी समेसन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू द पावर टी एक्स इंटू में एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स देख लेंगे, एफ एक्स एक्स डी एक्स। अब जिस प्रकार से आपका एफ एक्स गिवन है वो कह रहे हैं कि जीरो से आगे ये ई टू द पावर माइनस एक्स है और बाकी सब जगह जीरो है, बाकी सब जगह क्या बचा जीरो से पीछे। तो बेसिकली आप ये जो टोटल इंटीग्रेशन कर रहे हो एम एक्स टी निकालने के लिए, ये जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दिस वी हैव टू ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, माइनस इन्फिनिटी से जीरो ई टू द पावर टी एक्स, और उस माइनस इन्फिनिटी से जीरो में एफ एक्स की वैल्यू जीरो गिवन है क्योंकि जीरो से आगे ही है जो है, बाकी जगह जीरो है। ठीक है ना, इंटू डी एक्स प्लस जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है ना, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर टी एक्स इंटू, अब यहाँ पे आपका एफ एक्स का गिवन है, यहाँ पे एफ एक्स आपका गिवन है ई की पावर माइनस एक्स। तो ये भाई साहब तो डायरेक्टली जीरो हो गए। सो एम एक्स टी विल बी नथिंग बट जीरो प्लस एंड दिस पार्ट इज जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर टी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से एम एक्स टी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एम एक्स टी
इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, एंड दिस इज ई टू द पावर माइनस कॉमन लेके 1 माइनस टी एक्स लिख रहा हूँ मैं। अब अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि टी जो है आपका 1 से छोटा हो, टी इज स्मॉलर देन 1, ठीक है, टी 1 से छोटा है। ओके, तो अब इससे होगा क्या, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो अपना एम एक्स टी क्या रहेगा, दैट विल बी 1 ई टू द पावर माइनस 1 माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 1 माइनस टी और 0 से इन्फिनिटी। तो ये रहेगा 1/1 माइनस 1 माइनस टी। जब आप e की वैल्यू x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये रहेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस 0 रखेंगे तो e की पावर 0। सो दिस इज 1/1 माइनस टी, और ये तो पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया 0 की पावर 0 हो गया 1। सो दिस इज 1/1 माइनस टी, ठीक है, एंड दिस इज डिफाइंड व्हेन t इज लेस देन 1। तो ये हो गया आपका b इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो मोमेंटरी फंक्शन निकालना है तो बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है वो डिसाइड कर लो, उसके बाद अकॉर्डिंगली जो है वो सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब हम जो है बात कर लेते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस की, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। तो उनमें जो पहला है वो आपका है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे पहचानोगे कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेफिनेशन लिखिए आपके समक्ष कि एक रैंडम वेरिएबल x को, रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हैज़ अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन नहीं लिखना है यहाँ पे, हैज़ अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, एंड इट इज referred to as a discrete uniform random variable if and only if its probability density function या probability distribution function is given by this। मतलब वो कोई भी रैंडम वेरिएबल x है ना, कोई भी रैंडम वेरिएबल x जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या जिसको आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, अगर वो इस प्रकार से दिया जाए तो ऐसा जो आपका रैंडम वेरिएबल है उसको हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल कहते हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है उसको हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे आपका एग्जांपल के लिए अगर आप देखो टॉसिंग ऑफ अ डाइस, तो एक डाइस को जब आप थ्रो करोगे तो उसमें जो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको एक देखना है, तो उसमें आपने देखा है कि जो आपका सैम्पल स्पेस आता है उसमें आपका 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है, राइट, ठीक है। तो जो आपकी x की वैल्यूज़ हो गई यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो गई, x1 हो गया अपना 1, x2 हो गया 2, x3 हो गया 3, x4 हो गया 4, x5 हो गया 5, x6 हो गया 6, ठीक है। और जो इसका fx है या pxx लिख दो, तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो होगा 1/6। अब इसमें x कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको समझना पड़ेगा बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं। बर्नौली ट्रायल्स जो हैं कोई भी ऐसे ट्रायल्स या एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हो, और इसके दो ही आउटकम्स हो, क्या, सक्सेस या फेल्योर। जैसे अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो अगर मैं हेड आने को सक्सेस कहूँ तो दूसरा जो है वो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर इट इज़ अ हेड और इट इज़ अ टेल, दैट मीन्स आइदर वी हैव अ सक्सेस और वी हैव अ फेल्योर। सच एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड बर्नौली एक्सपेरिमेंट्स या बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। तो अब बर्नौली ट्रायल्स में क्या है कि सपोज करो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है
तो बेसिकली अगर मैं एक बर्नौली ट्रायल कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वन बर्नौली ट्रायल, सपोज x denotes number of successes in single Bernoulli trial. ठीक है, एक ही बर्नौली ट्रायल, तो x की वैल्यूज क्या होंगे पहले तो ये बताओ, है ना। नंबर ऑफ सक्सेसेस तो एक भी हो सकता है ना आए, मतलब 0 सक्सेस, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक सक्सेस आ सकती है। तो दैट मीन्स दिस रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यूज आइदर 0 और 1. Secondly, suppose we are also given that probability of success in the single Bernoulli trial is say theta. Let probability of success be theta. तो obviously automatically probability of failure क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा. ये यूनिवर्सल लॉ है अपना, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, नहीं ये इवेंट सक्सेस और फेल्योर. तो फेल्योर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस थीटा, है ना. अब अगर मैं ये लिखता हूँ एफ एक्स थीटा, सपोज करो आई एम राइटिंग एफ एक्स थीटा एज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड व्हाट डज एक्स डिनोट, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस. तो देख, दो केस अपने पास आ सकते हैं. एक हो सकता है एफ जीरो थीटा विल डिनोट प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी हैव 0 सक्सेसेस. So if we have 0 successes, that means we have 1 failure and the probability of failure is 1 minus theta. Suppose I want to find f1 theta will denote probability that we have 1 success. So probability that we have 1 success is theta. So अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, I can write this as theta to the power 0 into 1 minus 0, and here I can write theta to the power 1 into 1 minus theta to the power what, 1 minus 1. ऐसा लिखने से फ़ायदा हुआ कि ये दोनों को मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ एक्स थीटा इज़ थीटा टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस थीटा टू द पावर एक्स, और जब एक्स आपका 0 है या फिर 1 है, तो 0 लोगे तो ये वाला बन जाएगा, और 1 लोगे तो ये वाला बन जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार से बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को समझा जा सकता है. नेक्स्ट अपना डिस्ट्रीब्यूशन है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि नाउ वी हैव सपोज n बर्नौली ट्रायल्स. अभी तक अपने पास एक बर्नौली ट्रायल था, नाउ वी हैव n बर्नौली ट्रायल्स. ठीक है, सो मतलब अपने पास n बर्नौली ट्रायल्स हैं. हर बर्नौली ट्रायल में या तो सक्सेस आएगा या तो फेल्योर आएगा, राइट. एंड सपोज करो वी आर अज्यूमिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस बर्नौली ट्रायल्स, मतलब ये सारे बर्नौली ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं. ठीक है, तो वी हैव n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स. ठीक है, मतलब n लोग बैठ के अपना कर रहे हैं, एक पे क्या आ रहा है दूसरे से आने पे कोई मतलब नहीं बनता. मतलब 2 लोग बैठे हैं, सपोज करो 2 बर्नौली ट्रायल्स कर रहे हैं, 2 सिक्के लेके बैठे हुए हैं, किसी के एक पे हेड आ गया तो दूसरे पे टेल ही आएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है. किसी के एक पे टेल आ गया दूसरे पे हेड आएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं. मतलब उनके जो आउटकम्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो इस सेंस में हम कह रहे हैं कि दे आर n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स. वी हैव n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स. ठीक है, तो and suppose x still denotes the number of successes. Let x denote, अभी मैं इस पे आऊँगा, suppose x denote number of successes in n independent Bernoulli trials. अब ये बताओ, अगर ये n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैं, और अगेन ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज थीटा एंड ऑब्वियसली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर विल बी 1 माइनस थीटा. ये अज्यूम करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दोनों का अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. अब x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी पहले तो वो निर्धारित करो. आपके पास n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैं, तो कितने पे सक्सेस आ सकती है. हो सकता है एक पे भी नहीं आए, मतलब सब पे फेल्योर आए. अगर ऐसे समझो, मान लो आपने n लोगों को सबको सिक्का दे रखा है और हेड आना सक्सेस है, टेल आना फेल्योर है, तो हो सकता है n लोगों में से सब पे ही टेल आ रहा हो, मतलब कहीं पे भी सक्सेस आया ही ना हो. इस केस में नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या हो जाएगा, 0. तो जो आपका x का वैल्यू होगा वो 0 हो गया. हो सकता है एक किसी पे सक्सेस आया हो, बाकी फेल्योर हो सकता है 2 पे सक्सेस आया हो, बाकी फेल्योर. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सब पे सक्सेस आ जाएगा. सक्सेस जो है हर एक n के n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स पे सक्सेस आ जाएगा. ठीक है,
तो इसलिए एक्स की वैल्यूज़ अभी इस पर हम वापस आते हैं। ये कहाँ से आता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया अपना नंबर ऑफ सक्सेसेस, या तो 0 या तो 1 या तो n हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा। x denotes the number of successes, pf denotes the probability of failure and ph denotes the probability of success. Now suppose I want to know probability of x equal to x. जब मैं कहता हूँ probability that x equal to x, that I am talking about the case when we have x successes. अब क्योंकि ये सारे ट्रायल इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास x सक्सेसेस हैं, ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंस का जो लॉ होता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी कह दो a इंटरसेक्शन b इज प्रोबेबिलिटी a इंटू प्रोबेबिलिटी b। अगर आपके पास जो है a और b क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पे आपकी सारी सक्सेसेस इंडिपेंडेंट हैं, सारी फेलोर्स इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट कह दो कि ट्रायल्स हैं, है ना। तो जो आपका अगर x सक्सेस आप कह रहे हो, हर एक की प्रोबेबिलिटी है थीटा, तो थीटा इंटू थीटा x टाइम्स हो जाएगा, है ना। और अगर टोटल n ट्रायल्स हैं, x पे सक्सेसेस आई हैं, तो फेल्योर कितनी होंगी, n माइनस एक्स। तो फेल्योर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, हाउ मेनी टाइम्स, n माइनस एक्स टाइम्स। बट आप ये कह रहे हो कि x सक्सेसेस हैं, आपको ये नहीं पता है कि n ट्रायल में से कौन सी x सक्सेसेस है ना। n ट्रायल्स हैं टोटल, उनमें से x सक्सेसेस आई हैं, बट टोटल ऐसे कितने प्रकार से किया जा सकता है कि n ट्रायल में से x सक्सेसेस आए, वो सक्सेसेस कितने प्रकार से चूज कर सकते हो आप, NCX प्रकार से। सो दिस कैन बी डन इन NCX वेज दिस थिंग। तो अब जो आपका प्रोबेबिलिटी आया वो क्या आया, NCX and this is theta to the power x and 1 minus theta to the power n minus x, where your x is taking value 0 1 2 up to n, ठीक है। ये जो यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन आया है, इसको डिनोट किया जाता है स्पेशल सिंबल से, इसको लिखते हैं, कहीं BIN लिख देते हैं, x कॉमा n कॉमा थीटा कैपिटल में, कहीं पे स्मॉल में BX n थीटा लिख देते हैं, जो भी नोटेशन है, बट ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी आता है जहाँ पे, ये जो प्रोबेबिलिटी जहाँ पे भी आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल x इज said to have, या random variable x has a binomial distribution and it is referred to as binomial random variable if and only if the probability distribution, है ना, या कह दो probability mass function is given by this, ठीक है। इस प्रकार से अगर किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है, तो उसको बोला जाता है इट इज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर व्हाट, n and theta, n and theta are the parameters, जहाँ थीटा यू नो इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एन इज द नंबर ऑफ बाइनरी ट्रायल्स अंडर कंसिडरेशन, ठीक है ना। ओके, तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेसेस, सक्सेस कैन बी एनीथिंग, है ना। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, कहाँ पहुँच गए हम, ये रहा क्वेश्चन, find the probability of getting 5 heads and 7 tails in 12/5 of a balanced coin। देखो कोई कॉइन है, उसको आप फ्लिप करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आने को अगर मैं सक्सेस कहूँ और टेल आने को अगर मैं फेलियर कहूँ, तो इस केस में मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी हेड की हो चाहे प्रोबेबिलिटी टेल की हो, है ना। ओके फाइन, तो हमको पता है कुछ तो गड़बड़ है ना। हम करेंगे प्रोबेबिलिटी हेड की को चाहे प्रोबेबिलिटी टेल की को, ये हेड है, या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हेड की को चाहे प्रोबेबिलिटी टेल की को, वी नो दैट इज हाफ, है ना, हाफ प्रोबेबिलिटी, बैलेंस्ड कॉइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हेड को मैं सक्सेस मान रहा हूँ, ठीक है, हेड आने को मैं सक्सेस मान रहा हूँ। कितने, क्या नाम है, आपने कॉइन्स फ्लिप किए हैं, एक ही कॉइन को 12 बार, मतलब वी हैव 12 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, राइट। तो ये हेड टेल ऐसे टोटल 12 बार किया गया है। तो जो अपना n का वैल्यू है, दैट n इज नथिंग बट 12,
और हमको क्या चाहिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स एंड 7 टेल्स। ऑब्वियसली 12 हैं तो 5 हेड अगर आ गए तो 7 टेल तो आ ही रहेंगे। सो x इज 5 एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज दिस हाफ। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, b x इक्वल टू 5, n इक्वल टू 12 एंड थीटा इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ये होता है एन सी एक्स माने n कितना है अपना, n है 12, x कितना है, x है अपना 5 और थीटा टू द पावर x, तो थीटा कितना है, हाफ टू द पावर x माने हाफ टू द पावर x माने 5 और 1 माइनस हाफ दैट इज ऑल्सो हाफ टू द पावर n माइनस एक्स मतलब 12 माइनस 5 मतलब 7। तो बेसिकली आपका हो गया 12c5 इंटू में 1/2 टू द पावर 12। अब बस आपको 12c5 की वैल्यू देखनी है किसके बराबर आती है, काम हो जाएगा। 12c5 देखो किसके बराबर आता है, व्हाट इज 12c5, तो ये अपना हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 आएगा ना, इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल ख़त्म हो गया और 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो 5 फैक्टोरियल से ये ख़त्म हो गया, बचा 11 इंटू 9 इंटू 8, तो ये हो गया 11 इंटू 72, तो 11 दूना 22, 2 2 11 77, 2 कितने हुए, 77 प्लस 2 77 प्लस 2 79 है ना, तो 792, तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न। अब बात करते हैं मीन वेरिएंस एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द बायनोमियल, ये बायनोमियल कहाँ से आ गया, मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस एंड what moment generating function and moment generating function। ठीक है, mean variance and moment generating function of what, ये discrete uniform distribution। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डूड है, डूड नहीं डड, जो भी है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखना प्रूफ, ये कह रहे हैं कि भैया मीन आएगा k प्लस 1/2, वेरियंस आएगा k स्क्वायर माइनस 1/12 एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये आएगा। कैसे आएगा देखते हैं, पहले मीन क्या होता है, मीन माने म्यू है ना, म्यू क्या होता है, म्यू होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होता है, अब क्योंकि डिस्क्रीट है तो समेसन है ना, और x रनिंग फ्रॉम x1 से लेकर के xk तक और x इंटू में fx। ठीक है, fx, x इंटू में fx, fx का मतलब यहाँ पे px है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये,
वैल्यूज रखो। तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1/k है ना, प्रोबेबिलिटी तो हमेशा इसकी 1/k है। तो 1/k और समेसन x रनिंग फ्रॉम x1 से xk 1, ठीक है, नहीं x, तो रखो वैल्यूज 1/k, सो x1 प्लस x2 प्लस ऑन प्लस xk, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस xk कितना आएगा? अब वैसे इसमें नहीं पड़ा है, बट ठीक है, हमें काम करते हैं, एक चीज़ और मान लेते हैं। इधर देखो, लेट अस कंसिडर अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। कैसे कि भाई आपका जो fx है ना, fx या px जिसको आप कहते हैं, px जो है वो ये है, सपोज करो इट इज़ 1/k एंड सपोज x इज टेकिंग वैल्यूज़ 1 2 3 अप टू k। मुझे तो k पॉइंट से मतलब है ना, ये भी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही है, हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। तो ये कितना रहेगा अपना, ये हो जाएगा। अब इस केस में जो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू x है या जो मीन है रहेगा 1/k और 1 + 2 प्लस ऑन प्लस k विच इज़ 1/k, और ये आपको पता है पहले k नेचुरल नंबर्स का सम होता है k इंटू k प्लस 1/2, तो यहाँ से k और k हो गया कैंसिल, तो आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आ गया k प्लस 1/2, है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब अगर आप वेरिएंस की बात करना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द वेरिएंस? वेरिएंस कैसे निकालोगे? वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस ऑफ x होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये तो ऑलरेडी अपने पास आ चुका है। नाउ लेट अस फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जाएगा समेसन x स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू x वेर x इज रनिंग फ्रॉम 1 to k। तो ये अपना हो जाएगा समेसन, ये तो 1/k ही रहेगा एंड दिस इज x स्क्वायर एंड x इज रनिंग फ्रॉम 1 to k, मतलब हो गया 1/k 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऑन प्लस k स्क्वायर। तो फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/k तो है ही, वो होता है k/6 k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। तो k से k तो कैंसिल हो गया, दिस इज k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू x स्क्वायर आया। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? सो वेरिएंस ऑफ x विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू x का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर होगा k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस क्या k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू x यही आया था, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1/6 माइनस ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, और 4 और 6 का एलसीएम आ गया 12, नहीं, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, देखो k प्लस 1 तो कॉमन ले लो पहले, k प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2k प्लस 1 यहाँ से 2k प्लस 1/6 माइनस व्हाट k प्लस 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 इंटू में ये हो जाएगा 8k प्लस 4 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई हो गया ना, और ये वाला इधर हो जाएगा 6k माइनस 6 डिवाइडेड बाई 24।
तो ये हो गया k+1 और यहाँ से कितना आएगा 8 के माइनस 6 के हो गया 2 के और 4 माइनस 6 हो गया -2 डिवाइडेड बाई 24। 2 से 2 कट जाएगा, दिस विल बी k+1 इंटू k-1 डिवाइडेड बाई 12। सो दिस इज k² -1/12। तो वेरिएंस इसका आ गया k² -1/12। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालोगे, mgf देखना ध्यान से। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो, व्हाट इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻t(x). अब ये हो जाएगा समेसन x रनिंग फ्रॉम 1 to k और ये रहेगा e⁻t(x) और px इज 1/k इटसेल्फ, नहीं तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/k तो बाहर आ गया एंड से समेसन x रनिंग फ्रॉम 1 to k e⁻t(x), जिसको क्या आप लिख सकते हैं 1/k। अब अगर आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो समेसन, इधर देखो दिस इज 1/k, इसको आप लिख सकते हो समेसन x रनिंग फ्रॉम 1 to k और e⁻t(x). फ़ायदा उससे ये होगा कि आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि ये GP है। अगर आप x की वैल्यू 1 रखो तो e⁻t, फिर अगला रहेगा e⁻t का स्क्वायर, फिर अगला e⁻t का क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा e⁻k। सो दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद k टर्म्स, जिसका कॉमन रेशियो है e⁻t। तो दुनिया को पता है उसका सम क्या आता है, क्या होता है e⁻t है ना, a होता है, a हो गया तो e⁻t a इंटू 1 - r⁴n। तो यहाँ n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो यहाँ पे k है, तो r कितना है e⁻t, तो 1 - e⁻t अपॉन में 1 - r, दैट मीन्स 1 अपॉन दिस थिंग। तो मतलब ये हो गया, वही आ गया e⁻t 1 - e⁻t डिवाइडेड बाई k इंटू में 1 - e⁻t। ठीक है, तो ये अब उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया। ठीक है, ओके। तो दिस वाज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेट्स टॉक अबाउट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनोमियल का ही पर्टिकुलर केस बर्नौली हो जाता है जब n का वैल्यू 1 हो जाए, है ना, और x मतलब x फिर 0 और 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम बायनोमियल का निकाल लेंगे तो बर्नौली निकालना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। नो, देखते हैं ध्यान से। So let's find the mean and variance and moment generating function. Mean and the variance of monomial distribution are this and this, and this is the moment generating function. ठीक है, मीन वेरिएंस एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तीनों लिखना चाहिए था यहाँ पे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, देखो पहले मीन निकालते हैं। मीन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, आप सबको पता है, समेसन क्या, पहले इसका वो लिख लो भाई, पीडीएफ क्या होता है, बी एक्स एन थीटा वॉज एन सी एक्स थीटा टू द पावर एक्स 1 - थीटा टू द पावर एन माइनस एक्स एंड एक्स वॉज टेकिंग वैल्यू 0 1 2 अप टू एन। अब यहाँ पे एक चीज़ बार बार यूज़ करेंगे हम, वो मैं आपको पहले बता दूँ। बार बार हम क्या यूज़ करेंगे कि a + b⁻n होता है समेसन। वैसे तो ये आपको पता ही है क्या होता है, NC0 a⁻0 b⁻n, फिर NC1 a⁻1 b⁻n-1, फिर NC2 a² b⁻n-2 एंड सो ऑन, लास्ट में NCn a⁻n b⁻0। इसको शॉर्ट फॉर्म में, समेसन फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, a + b समेसन NCr a⁻r b⁻n-r एंड r रनिंग फ्रॉम 0 to n, लिख सकते हो कि नहीं। तो ये अपने काम का है एक एक्सपेंशन, सॉरी पावर n, जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसलिए आपको मैंने बता दिया। तो चलते हैं फिर। अब मुझे ये दिया हुआ है, मुझे इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स मुझे इसका मीन निकालना है। तो व्हाट विल बी मीन, मीन विल बी म्यू विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जो कि क्या हो जाएगा, हो जाएगा समेसन x और ये b x n थीटा
एंड ये x विल रन फ्रॉम 0 to n, ठीक है। तो ये रहेगा समेसन x रनिंग फ्रॉम 0 to n x, और ये रहेगा बी एक्स एंड थीटा, दैट इज एन सी एक्स थीटा टू द पावर x 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस x, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x रनिंग फ्रॉम 0 to n। बेटा अगर आप x 0 रख दोगे तब तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, x को 0 रखते ही ये x 0, तो सब कुछ 0, तो एक्चुअल समेसन आपका 0 से स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो x इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, दिस इज x, n सी x को आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल, और थीटा टू द पावर x और 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस x। अब इस n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, सो आई कैन राइट दिस एज समेसन x रनिंग फ्रॉम 1 to n एंड दिस विल बी n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड राइट हियर आई विल हैव x ऊपर है और x फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ x इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड दिस वन इज n माइनस x फैक्टोरियल, दिस इज थीटा टू द पावर x, दिस इज 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस x। मैं क्या कर रहा हूँ, x से x कैंसिल कर दे रहा हूँ, n और इसका एक थीटा बाहर ले रहा हूँ, तो n थीटा अगर मैं बाहर लूँगा तो हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल, थीटा टू द पावर x माइनस 1 और 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी n थीटा समेसन n रनिंग फ्रॉम x रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में क्या मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 माइनस x माइनस 1। क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको, इंटू थीटा टू द पावर x माइनस 1 इंटू जो 1 माइनस थीटा है दैट टू द पावर n माइनस 1 माइनस x माइनस 1, ठीक है। n माइनस एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका n माइनस एक्स। तो इसको फर्दर अगर आप देखो तो n थीटा हो जाएगा समेसन x रनिंग फ्रॉम 1 to n, और ये पूरी चीज़ जो है, ये पूरी चीज़ दिस इज नथिंग बट n माइनस 1 सी एक्स माइनस 1 एंड थीटा टू द पावर x माइनस 1 एंड 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस 1 माइनस x माइनस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लेट x माइनस 1 को मैं ले लेता हूँ, सपोज करो आई एम कॉलिंग इट से y एंड n माइनस 1 को आई एम कॉलिंग से m। तो अगर x आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है तो y कहाँ से स्टार्ट होगा, y कहाँ से स्टार्ट होगा, y विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ये हो जाएगा आपका n थीटा समेसन x रनिंग फ्रॉम y रनिंग फ्रॉम 0 to what n minus 1, and here you will have m c y, यहाँ हो जाएगा थीटा टू द पावर y एंड 1 माइनस थीटा टू द पावर m माइनस वाई। अब ये जो चीज़ है, ये पूरा का पूरा चीज़, ये अगर आप देखो तो वही a प्लस बी टू द पावर n वाला फॉर्मूला है, n गिर गए बस n माइनस 1 है यहाँ, है ना, ठीक है। n माइनस 1 इज योर m, इन फैक्ट n माइनस 1 इज m, ठीक है। तो ये आपका m है, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ और नहीं बल्कि बन गया n थीटा और थीटा प्लस 1 माइनस थीटा टू द पावर m, और ये हो गया n थीटा इंटू 1 विच इज n थीटा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो n थीटा आ गया, ठीक है। क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x n थीटा। तो मतलब मीन जो आया इसका, देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट n थीटा। अब जब आप याद रखना, जो वेरिएंस निकालना है ना, फॉर वेरिएंस देखो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अगर मैं x इंटू एक्स माइनस 1 करूँ तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। इसका फ़ायदा क्या है मैं बताऊंगा। मुझे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये कभी कभी बहुत काम आता है अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने में, ठीक है। वैसे तो मैं एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स भी कर सकता हूँ, लेकिन वो कभी कभी सॉल्व करना आसान नहीं होगा, इसलिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर में ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे कि इसमें करेंगे हम। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 निकालूँ तो भाई
द डेफिनेशन विल बी x इंटू एक्स माइनस वन इंटू में द PDF विच इज NCX थीटा टू द पावर x और 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस x एंड योर x विल रन फ्रॉम 0 1 एंड सो ऑन। लेकिन 0 रखने पे भी ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 रखने पे भी ये पूरा 0 हो जाएगा। सो एक्चुअली x विल स्टार्ट फ्रॉम 2। अब फिर से वही कहानी दोहराओ, एकदम सेम चीज़, कुछ नहीं करना। x इंटू एक्स माइनस वन है, ये n फैक्टोरियल को लिखना n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, नीचे x फैक्टोरियल जो आएगा उसको लिखना x इंटू में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस एक्स फैक्टोरियल। अब क्या करना है आपको, ये थीटा की पावर x की पे थीटा की पावर x माइनस टू बनाना है और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस एक्स ही रखना है। अब अगर थीटा की पावर x माइनस टू कर रहे हो तो मतलब थीटा स्क्वायर आप बाहर ले रहे हो और यहाँ से n इंटू एन माइनस वन पूरा बाहर ले लो, x इंटू एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी n इंटू एन माइनस वन इंटू थीटा स्क्वायर एंड x रनिंग फ्रॉम 2 to n एंड दिस विल बी n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन x माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू थीटा टू द पावर x माइनस टू 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस एक्स। अब ये वाली जो आपकी टर्म है ना, इसको ऐसे ऐसे पीछे वाले में हमने टर्न किया था, वैसे इसको भी टर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक द सेम सब्स्टिट्यूशन। हम कह रहे हैं कि भैया ऐसा करो, x माइनस टू को y ले लो और n माइनस टू को ले लो m। तो इसका मतलब आपका y का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, x की वैल्यू n रखोगे तो n माइनस टू आएगा, लेकिन n माइनस टू के m लिया है तो y का वैल्यू हो गया 0 से m तक। और अगर आप m माइनस वाई करते हैं तो क्या आएगा देखना, m माइनस वाई विल बी n माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, जो कि आपका हो जाएगा n माइनस एक्स। तो जहाँ x माइनस टू है वहाँ y लिखो, जहाँ n माइनस टू है वहाँ m लिखो, y की वैल्यू 0 से m कर दो, m माइनस वाई की जगह पे n माइनस एक्स कर दो या n माइनस एक्स की जगह पे m माइनस वाई कर दो। तो जो आपका ये पूरा समेसन चीज़ था, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन था अपना, वो किसके बराबर हो जाएगा देखो, यहाँ n इंटू एन माइनस वन इंटू थीटा स्क्वायर है ना, n इंटू एन माइनस वन इंटू थीटा स्क्वायर है एंड समेसन y का वैल्यू हो गया 0 से m तक। और ये आपका क्या है, दिस इज n माइनस टू, किसको बोला है आपने, m को, तो m फैक्टोरियल अपॉन x माइनस टू किसको बोला है, y को, तो y फैक्टोरियल इंटू में n माइनस वाई फैक्टोरियल और ये थीटा टू द पावर हो गया y और 1 माइनस थीटा टू द पावर हो गया m माइनस वाई। ठीक है ना, ये सारा। अब ये पूरा जो समेसन है वो आपको पता है क्या बन जाएगा, ये समेसन हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू थीटा स्क्वायर और ये समेसन पूरा हो जाएगा आपका कुछ होने बल्कि थीटा प्लस 1 माइनस थीटा टू द पावर m, जो कि 1 हो जाएगा। तो आ गया n इंटू एन माइनस वन इंटू थीटा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन की। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है n इंटू एन माइनस वन इंटू थीटा स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी आई थी n थीटा। तो n थीटा ले लो कॉमन, बचा क्या, n थीटा कॉमन ले लो तो हो जाएगा n माइनस वन थीटा और प्लस वन। लेकिन आपको तो चाहिए वेरिएंस x, सो वेरिएंस x तो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, वो आया है n थीटा इंटू में n माइनस वन थीटा प्लस वन और माइनस n स्क्वायर थीटा स्क्वायर। n थीटा फिर से कॉमन हो जाएगा पूरे में, n थीटा कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा n माइनस वन थीटा प्लस वन और यहाँ से बचेगा आपका n थीटा। तो यहाँ देखो n थीटा प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ खत्म, तो जाएगा n थीटा और 1 माइनस थीटा। तो ये आपका वेरिएंस ऑफ x आ गया। ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मैं आपको करा दूंगा एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच।